मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। वैसे तो दे ऑल नो यू, बिकॉज मैंने इनको पहले से भी बताया हुआ था, बट स्टिल सर हमारे साथ हैं, मिस्टर शादाब हैदर हैं। ही इज़ अ कॉर्पोरेट अफेयर्स में देख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेड है सिंस 2019। इनका बड़ा डेकेड का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड, फाइनेंस, टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो ही इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स एकेडमिकली भी। ही इज़ इन टू फाइनेंस, उनकी स्टडीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस ही विल बी गिविंग अस मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा ये हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू सर। आई हैंड ओवर द सेशन टू यू, आप प्लीज स्टार्ट करें। Okay जी, Assalamu alaikum and good evening all of you, and I hope my voice is clear to all of one who was available in my online session. अच्छा, इंट्रोडक्शन तो मैम हमने करवा दिया काफी, ठीक है, और थोड़ा सा मुझे आप लोगों का बैकग्राउंड भी उन्होंने बता दिया था कि आप लोगों के किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या बेसिकली मीन्स होते हैं इसके, और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो हाउ इट्स वर्क। ठीक, अच्छा, स्टार्टिंग विद माय प्रेजेंटेशन कि हम थोड़ा सा फॉर्मेट ये है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगा, देन फिर हम कुछ टाइम आखिर में रखेंगे कि इसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे। आप कुछ का क्वेश्चन जो आप चैट में कर सकें वहां से हम ले लेंगे, कुछ हम डायरेक्टली भी इंटरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स बिगिन विद माय स्लाइड। आई जस्ट वांट टू शेयर इट। Okay. Just confirm me that everyone have a view of my slides. Anyone, ma'am, Anna, you confirm? जी सर, स्लाइड्स आर क्लियरली विजिबल, हम सब देख सकते हैं। Okay, done. Good. अच्छा, स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा अपनी आउटलाइंस बता दूं कि हम क्या क्या एरियाज कवर करेंगे आज के सेशन के अंदर। तो इनिशियली हम आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। देन स्पेसिफिक एज आई बिलोंग टू फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, तो हाउ इट वर्क्स इन दैट सेक्टर। फिर अगेन कुछ रेगुलेशंस है जिसके अंडर जो है वो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो रूल आउट होता है हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। Then I believe that all of you must know the word board of directors, management, presidents, chief executives and all that terminologies. हम उसमें थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देन अगेन कि कुछ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे, और किस तरह की बोर्ड कमिटीज काम करती हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स कैसे होती हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप कर सकें, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो नॉर्मली जो वर्ड समझ में आता है कॉर्पोरेट से, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, ठीक है, और गवर्नेंस मीन्स बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हाउ द सिस्टम्स वर्क, कि आपने अगर एक कंपनी का काम किस तरीके से चलाना है तो आपके उसकी बिल्कुल क्लैरिटी उसके वर्ड से ही आ जाएगी। कि अगर मैं कॉर्पोरेट का आसान लैंग्वेज में बोलूँ कि किसी भी कंपनी और गवर्नेंस के नॉर्मली आप कोई भी काम करना चाहेंगे कि तो वो काम होगा कैसे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन जो डेफिनेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एक सिस्टम है जिसके तहत कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस की डायरेक्शंस दी जाती हैं और उसको कंट्रोल किया जाता है कि वो किस तरीके से काम करेगा। थोड़ा सा और इसको हम अगर डीपली इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो सिग्निफाइज करता है कि आपने अपने बिजनेस के अफेयर्स किस तरीके से चलाने हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मैं आज एक कंपनी स्टैब्लिश करता हूँ, ठीक है, अच्छा कंपनी मैंने स्टैब्लिश कर ली, उसका मैंने बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस 9 मैंने सेटअप कर ली कि मैंने ये बिजनेस करना, ठीक है। अच्छा, अब वो करेगा कैसे? कोई सर्टेन रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जिसके तहत आपको उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करनी होगी, ठीक है। आपने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल अपने साथ रखना होगा, कुछ प्रोफेशनल्स को, कुछ एक्सपर्टाइज लोगों को, जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, जो कंपनी पे आप खोलना चाह रहे हैं, उसमें आपकी
एक्सपर्टाइज हो उन लोगों की और आपको वो गाइड कर सके और फिर वो बिजनेस आगे उसको वो चला सके। तो नॉर्मली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो दो पिलर्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, एक उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और एक उसकी सीनियर मैनेजमेंट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम आगे जाके ये भी डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन लोग हैं जो उसके डे टू डे ऑपरेशंस पे काम करेंगे और कौन लोग हैं वो डायरेक्शन वाइज लोगों का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी जब आप बिजनेस करना चाहें तो हम जिस एरा के अंदर हैं तो वहां पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं जिसके लिए आपके उसकी कंप्लायंस करनी होती है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से खोलें और आप अपनी मर्जी से कोई बिजनेस करने लगे। इसके लिए होता ही है कि आपको कुछ जो मार्केट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए में जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उसकी कंप्लायंस करते हुए आपने वो बिजनेस आगे फॉरवर्ड करना होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। कोई भी मैकेनिज्म हो, कोई भी अप्रोच हो, कोई भी मेथोलॉजी हो, उसके कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होता है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो 4 बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उसमें नंबर 1 पे आता है डिस्क्लोजर, नंबर 2 पे अकाउंटेबिलिटी, द थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड हाउ इट इंटीग्रेट विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डिस्क्लोजर में ये होता है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लें, ठीक है, तो आपने उसको वो अनाउंस करना है। मतलब वंस आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, किसी भी बिजनेस के आपने जी कोई अपनी नई ब्रांच खोलनी है या आपने अपने बिजनेस लाइन को एनहांस करना है या आपने अपने फॉर एग्जांपल अगर बैंकिंग के एग्जांपल लूं, डिपॉजिट्स बढ़ाने हैं, एडवांसेस बढ़ाने हैं, तो जो भी आपने डिसीजन करना है उस डिसीजन को आपने कम्युनिकेट करना है। ठीक है, डाउन द लाइन भी, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी आपने वो चीज कम्युनिकेट करनी है ताकि आपके बिजनेस में आपके मैनेजमेंट को ये पता हो कि जो आपका विजन है, विजन है, उसको वो आगे अचीव कैसे करें। सेकंड चीज आती है कि अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जो हमारी लाइन है, अगर हमें बिजनेस में मेरा एक सीनियर है, एक मेरा जूनियर है, तो कंपनीज के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उनकी एक मैनेजमेंट होती है डिफाइन करी। आगे जाके मैं आपको पूरा एक मॉडल दिखाऊंगा कि हाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये लोग कैसे फिट होते हैं। ठीक है, तो हर बंदा की अकाउंटेबिलिटी सेट होती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर वो मैनेजमेंट एक बिजनेस चला रही है तो वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल है जिनका कैपिटल उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हुआ। देन द थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये तीनों मेन फैक्टर्स जो है मैनेजमेंट के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एंड शेयर होल्डर्स के, इन लोगों की आपस में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमें स्टेट बैंक होगा, हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया और जो भी अदर रेगुलेटर जो हम एप्लीकेबल होगा बिजनेस के ऊपर, उसने डिफाइन करी होंगी। जो आपने आपकी कंपनी का एक मेमोरेंडम आर्टिकल्स होता है, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके अंदर उसने बिजनेस करना होता है, उसके अंदर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हुई होती है। तो आपने उसको फॉलो करते हुए वो चीज को आगे बढ़ना होता है। देन लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। बेस्ड ऑन द प्रीवियस 3 स्टैंडर्ड्स, जो भी आप काम करेंगे, जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, उसके डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसका टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है कि आपके डिसीजंस का इम्पैक्ट आपकी मार्केट में जो हो, ताकि वो लोगों को क्लियरली व्यू हो कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने किधर व्यू करना है। तो आज की वर्ल्ड के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो 4 मेन पिलर्स हैं वो डिस्क्लोजर है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ट्रांसपेरेंसी है। और ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको मस्ट फॉलो करने होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। देन जैसे मैंने कहा था कि हम पहले ही समझने के बाद कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज होती है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे हम इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उसके स्टैंडर्ड्स के आपस में इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करके देखें कि कैसे इस पे अप्लाई होता है। अच्छा, प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है एक अप्रोच डेवलप करें जिसके अंदर आपको अपनी एक सेल्फ रेगुलेशन को इन्फोर्स करने की आदत हो कि अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है तो नंबर 1 ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के अलावा वो क्या चीजें हैं जो आपने कंप्लाई करनी होंगी जिसकी बेस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं।
इसमें आपकी रेगुलेटर की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं, कुछ लॉस होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं। ये सारी चीजें जो टर्मिनोलॉजीज में यूज कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके लिए आपको उसको एडहेरेंस की जरूरत होती है ताकि आप उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल में फिट हो सकें, जो अभी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर किस तरह की कंपोजिशन है। 3 मेन सेक्टर आप लोगों की नॉलेज में भी होंगे कि जो आप लोगों की नजर में आ रहा होगा कि जी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो वो बैंकिंग सेक्टर है, देन हमारी कैपिटल मार्केट है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, और फिर कुछ आपको इंश्योरेंस कंपनीज में नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ अदर देन नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज के। हम फाइनेंशियल हब की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है। और जैसे कि आप स्लाइड में भी देखेंगे कि तो बैंकिंग सेक्टर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज वाइज भी, और जो उनका रोल है हमारी जीडीपी के अंदर उसके हवाले से। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों से प्रीवियसली मैंने बात करी थी कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल होता कैसा है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो एक बैंक का नॉर्मली होता है। तो इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होता है कि इनिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपनी या बैंक कोई इंट्रोड्यूस कराना चाहता है तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर खुद को इनकॉर्पोरेट करवाता है। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के बाद नॉर्मली अगर वो लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में आता है तो उसको कुछ शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं, कुछ कैपिटल चाहिए होता है, जो मेनली 3 कैटेगरीज में हो सकता है। एक ये होता है कि वो सेल्फ अपना कैपिटल इन्वॉल्व करे, कोई स्पॉन्सर्स लेकर आए, या एक जनरल पब्लिक के साथ भी वो आईपीओ इशू करवा सकता है। तो सबसे नंबर 1 पे हमें जो टॉप पे नजर आ रहा है वो शेयर होल्डर नजर आ रहा है, जिसका बेसिकली वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके पैसों पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका बैंक वर्कआउट करेगा। ठीक है, देन वो शेयर होल्डर जिनके अंदर जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अपने ही लोगों में से, या वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस बिजनेस में वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को चलाने के एक्सपर्ट्स हो। उन एक्सपर्ट्स की टीम को हम नाम देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। इसके अंदर भी डिफरेंट किस्म के लोग हो सकते हैं, इसके अंदर अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, जो भी आपकी बिजनेस की नीड है। स्पेशली अगर मैं बैंकिंग के बारे में बात करूं तो उसके अंदर आपके अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसमें आपके जो पायनियर्स है बैंकिंग इंडस्ट्री के वो लोग मौजूद है, देन आपके स्टॉक मार्केट के लोग और जो इस बिजनेस से इन्वॉल्व हैं वो इनमें शामिल होते हैं। वो एक लंबी चेन है, तो कभी किसी मौके पे मौका मिलेगा तो उस पर जरूर बात करेंगे कौन कौन से लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एडमिसिबल हो सकते हैं। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की मिनिमम उनके पास 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम लोग होते हैं, 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स उनके बोर्ड में मौजूद। तो फॉर एग्जाम्पल 7 डायरेक्टर्स की टीम हाउ इट वर्क्स, उनका तरीकाकार ये होता है कि 7 लोग कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ नहीं चला सकते, तो उन्होंने आगे अपने काम को सब डिवाइड कर दिया होता है कमिटीज बना के। उन्हीं में से ही लोग आपस में डिवाइड हो जाते हैं एज ए वर्किंग ग्रुप। तो जो मेन एक्सपर्टाइज अगर कोई ऑडिट की रखता है तो वो ऑडिट का चेयर होगा, कोई रिस्क की रखता है वो रिस्क का होगा, कोई ह्यूमन रिसोर्स रेम्युनरेशन वगैरह के हवाले से रखता है तो वो बोर्ड उनके कमिटीज फॉर्म कर देता है। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है सीनियर मैनेजमेंट का। सीनियर मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ कि सबसे पहले बैंक का या किसी भी कंपनी का कोई भी प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जिसका रोल ये होगा कि वो तमाम मैनेजर एंड ऑपरेशन इश्यूज का हेड होगा, और उसने सारी चीजें ऑपरेशन जो भी चला रहे हैं उसको उसने देखना है कि किस तरीके से चलाना है, बिजनेस स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, हाउ द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी विल फ्लो इनटू द सिस्टम। ये 3 मेन कैटेगरीज, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, ये कंप्राइज करते हैं उस स्ट्रक्चर को जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसको आप कहते हैं कि इन 3 लोगों के हाथ में किसी भी कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्कआउट करती है। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट में मजीद डिपार्टमेंटल फंक्शंस होते हैं, बिजनेस के हो गए, रिस्क के हो गए, कंप्लायंस के हो गए, इंटरनल ऑडिट्स जहां जहां जरूरत पड़े, मजीद अगर बैंक की बात करें ब्रांचेस हो गए, ऑपरेशंस हो गए, तो वो इस तरीके से वर्कआउट करता है।
अगेन इन लोगों की सिलेक्शन, इन लोगों की इलेक्शन होती है। ये नहीं होता कि कोई बंदा अपनी मर्जी से हो जाए या आपका सीनियर मैनेजमेंट है वो किसी को भी किसी भी पोजीशन पे अपॉइंट कर ले। इसका तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि अपने में से या मार्केट में से जो भी अवेलेबल लोग होते हैं एक्सपर्टाइज उस बिजनेस से रिलेटेड, उन लोगों को इलेक्ट करते हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम दिया जाता है। देन उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एनुअली शेयर होल्डर्स को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से अपडेट करना होता है, और उस मीटिंग्स के अंदर वो शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी परफॉर्मेंस पे फीडबैक भी देख सकते हैं। So this is the flow of the information and the appointment of directors from shareholder to board of director and board of directors to the shareholders. Next phase में हमने ये समझा कि board of directors के बाद जो next chain आती है वो senior management की आती है, और board of director और senior management के दरमियान आपस में क्या चीज coordination दोनों के दरमियान कैसे होती है। नंबर में बात हमने करी थी कि बोर्ड की कमेटीज होती हैं जिसमें वो लोगों को नॉमिनेट करते हैं उनके एक्सपर्टाइज एरिया के हवाले से, और उसके बाद भी सीनियर मैनेजमेंट उन लोगों से उन एरियाज पे गाइडेंस लेकर चीजों के हवाले चल जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस इश्यूज, ये सारी चीजें इसमें वो गाइडेंस देती है सीनियर मैनेजमेंट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। देन फिर सीनियर मैनेजमेंट का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ ऑपरेशंस काम करते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव कि सभी को है कि एक बैंक जो है वो क्या काम करता है और किस तरीके से ब्रांच वाइज वो काम करता है। सो कीपिंग इन द व्यू के आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल वर्क्स इन अ बैंक। मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ बात करेंगे कि जहां हमने अभी बात करी एक स्ट्रक्चर की जिसके अंदर हमने शेयर होल्डर्स की बात करी, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी और सीनियर मैनेजमेंट की बात करी। These three categories are ruled by some set of regulations which implemented by State Bank of Pakistan for banking and Securities Exchange Commission of Pakistan for listed companies, and the third one is Pakistan Stock Exchange, उनके भी कुछ rules and regulations जो listed companies and banking companies पे applicable होते हैं। इन सब की compliance अगर आप करते हैं इन सारे regulations की, तो आपका बिजनेस रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में वर्कआउट करता है। अगर आप इन किसी भी एरियाज में जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको आपके रेगुलेटर ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताए हुए आप उनको फॉलो नहीं करते, तो आपको पहला जो है वो पेनल एक्शंस आपके खिलाफ लेके दिए जा सकते हैं, आपकी कंपनी के खिलाफ, आपके बिजनेस के खिलाफ, कि आप विदाउट देयर कंप्लायंस अपने बिजनेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी बैंकिंग फंक्शन के अंदर एक चीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो बैंक का जी कि जी एक डिपॉजिटर आएगा, ठीक है, एक आपको अपना पैसा देगा, आप उसका पैसा लेंगे, ठीक है, और वो पैसा आपका इन्वेस्ट कर देंगे। When you invest it, आपको कोई रिटर्न आएगा, उस रिटर्न में से आप अपना पोर्शन रखेंगे और देन जो उसका पोर्शन है आपके डिपॉजिटर का उसको डिलीवर कर देंगे। देखने में बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन इसके पूरे प्रोसेस के अंदर तो वो सर्टेन रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो जहां जहां आप कंप्लाई करेंगे तो वहां वहां आपका जो रिस्क फ्री बिजनेस कहलाएगा, और जहां आप नॉन कंप्लाइंट होंगे तो वहां पे आपको रेगुलेशन की तरफ, रेगुलेटर की तरफ से पेनल एक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है। देन मूविंग फॉरवर्ड के हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और जो मैंने जैसे भी एक छोटी सी एग्जांपल दी कि डिपॉजिटर का पैसा आपने इन्वेस्ट करना है और देन उसको उसका रिटर्न वापस करना है, ठीक है। उन चारों चीजों के लिए जो हमने शुरू में जो बेसिक प्रिंसिपल्स पे बात करी थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं, तो उसी को फर्दर आगे हम लेके जाएंगे। तो एक हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी, डिस्क्लोजर्स अगेन एंड द फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी, कि इस सारे बिजनेस के अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि आपके पास ये कौन सा डिपॉजिटर आ रहा है, कौन सा पैसा लेकर आ रहा है आपके पास। देन आपके पास एक्यूरेसी बहुत जरूरी है कि आपको कितने अमाउंट को किस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है और वहां से आपने कितना रिटर्न लेना है। देन इन दोनों चीजों का आपको डिस्क्लोजर जरूर करना है मार्केट के अंदर कि आपके पास किस डिपॉजिटर का पैसा है और आपने इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है और आपको इसका रिटर्न कहाँ से आ रहा है।
देन अगेन आपकी कुछ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मींस वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके रेगुलेटर ने वाया रेगुलेशंस और लॉज आप में इम्प्लीमेंट करी हैं, तो उन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना है। अच्छा, अब हम कुछ बात करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, जैसे शुरू से मैंने काफी एम्फेसाइज करा हुआ है कि आपके रेगुलेटर्स के कुछ रेगुलेशंस हैं जिसको आपने एट एनी कॉस्ट कंप्लाई करना होता है, वरना वो आपको पेनल एक्शन की तरफ ले जाता है और आपका बिजनेस बंद हो सकता है। अच्छा, मूविंग टू माय फर्स्ट रेगुलेशन अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि उसने कुछ अपने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बताए जिसमें वो ये बताता है कि आपने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एरिया, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है, तो उसको किन गाइडलाइंस के तहत लेके चलना है। तो वो गाइडलाइंस सारी हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में मिलती हैं, आपको वो फॉलो करना होता है। देन फिर आपके जो मेजर शेयर होल्डर हैं और जो आपके बैंक के एम्प्लॉइज हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, लिस्टेड कंपनी के आपके जो एम्प्लॉइज हैं, उनके हवाले से आपको किस तरीके से डील करना है, तो वो भी हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रूडेंशियल रेगुलेशन में एड्रेस करा हुआ है। कि ये नहीं है कि अगर आपका कोई बैंक का डायरेक्टर है या आपकी सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है तो आप उससे कोई ओपन हैंड दे देंगे कि वो किसी भी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को या रेवेन्यू को यूटिलाइज कर सके। उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स का रहते हुए आपने उस चीज को यूटिलाइज करना होता है। देन फिर जो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ने लगाई है इन सारी बैंकिंग कंपनीज की, कि आपने अपने रेवेन्यू से, इनकम से एक पोर्शन जरूर रखना है अपनी सोसाइटी में CSR एक्टिविटीज करने के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एक्टिविटीज के लिए, कि जिसमें आपने एजुकेशनल वाइज, मेडिकल वाइज एंड पब्लिक वेलफेयर वाइज कुछ चीजों को, कुछ असाइनमेंट्स को, कुछ प्रोजेक्ट्स को लीड करना है। देन हमारी एक क्रेडिट रेटिंग होती है बैंक्स के हवाले से, कि आप लोगों का बेसिक बैंक का बिजनेस जो है वो एडवांसेस एंड लोन्स का है और डिपॉजिट्स का है, तो उसकी मेंटेनेंस के हवाले से हमारी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, हमारी एसेट्स कितने स्ट्रांग है, हमारा P&L का क्या हाल है, उसके हवाले से एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बैंक की रेटिंग्स करती हैं कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ की क्या सिचुएशन है। देन मूव टू अवर सेकंड रेगुलेटर जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, उनकी तरफ से भी कुछ रेगुलेशंस हैं जो टाइम टू टाइम इशू करते रहते हैं, जो स्पेसिफिक डील करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स के आपस के रिलेशन के ऊपर, हाउ दे विल वर्क। देन अगेन एक बड़ी स्ट्रिक्टनेस ये है कि फॉरेन बैंक्स अगर आपके यहाँ पर पाकिस्तान में एज ए लोकल ब्रांच ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको हमारे लॉ ऑफ लैंड को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो इनकॉर्पोरेट बाहर UK USA में हूँ, मैंने यहाँ ब्रांच खोली हुई है, तो मेरे पास यहाँ लॉ के इस लैंड के लॉ अप्लाई नहीं होते। इस मामले में भी यहाँ के रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट हैं। और अगेन जो हमने शुरू में बात करी थी कि हमें कंप्लायंस को देखना होता है, तो आपने वो चीज रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना है। अच्छा, जो बिल्कुल हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, कि उनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हाउ दे वर्क उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, उस बैंकिंग कंपनी में, जो वो कैसे काम करते हैं। तो नंबर 1 कि उन्होंने सबसे पहले जो उस बैंक की जो स्ट्रेटजी है कि उन्होंने किन किन एरियाज में परफॉर्म करना है, उनकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, उस बिजनेस को कैसे एनहांस करना है, ठीक है, ये सारी चीजें वो बैंक की एक स्ट्रेटजी में अप्रूव करते हैं, उसको एक सेट फ्रीक्वेंसी पे रिव्यू करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। देन वो सर्टेन पॉलिसीज बनाते हैं कि हाउ, जो अगर आपके रेगुलेटर्स ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है आपका बिजनेस परफॉर्म करने की, उसके हवाले से कि आप उसको डाउन द लाइन मैनेजमेंट के फंक्शंस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ आपके, जैसे हमने बात करी थी, कुछ एरियाज में अगर आप कंप्लायंस करेंगे रेगुलेशंस की तो आपका रिस्क नहीं होगा, तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, आपने उस बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे मैनेज करना है, ये सारी जिम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। देन वो अपने जो भी उनकी मैनेजमेंट टीम है डाउन द लाइन, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्या आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे करेंगे, उसके लिए वो एक पूरा थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं कि आपने जो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, जो आपकी की मैनेजमेंट के लोग काम कर रहे हैं,
तो उन लोगों को आपने किस तरीके से एवेल्युएट करना है। देन भी अगेन वही अपॉइंटमेंट्स, जब उनको जरूरत लगती है कि हमारे इस एरिया में हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है बिजनेस के हवाले से, फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म की डेजिग्नेशन होती है, प्रेसिडेंट हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, एंड अगेन बिजनेस हेड्स जो भी हो गए, तो उनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल्स का जिम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। देन वो क्वार्टरली जो भी और एनुअली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जब मैनेजमेंट प्लेस करती है, तो उसकी बेस पे वो एडवाइजेस और गाइडेंस भी मैनेजमेंट को देते रहते हैं। साथ साथ उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैनेजमेंट ने क्या काम करना है, किस वक्त काम करना है, उसकी अप्रूवल की जिम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। देन अगेन कि आपने आगे के, जैसे हम शुरू में बात करी थी, स्ट्रेटजी के हवाले से अपने एनुअल, शॉर्ट टर्म, क्वार्टरली टारगेट सेट करने, तो वो भी हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेट करके देते हैं, उसको फिर आगे जाके मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करती है। लास्ट वन के आपकी सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग मींस कि आज एक बंदा एक रोल परफॉर्म कर रहा है, एक सर्टेन एज में उसने रिटायर हो जाना है, या हो सकता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद आपको अवेलेबल ना हो, तो उस बंदे का बैकअप, उस बिजनेस का बैकअप, कि आपने उसकी रिप्लेसमेंट में वो एक्टिविटीज किससे परफॉर्म करनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो मेजर जो मैंने आपको भी बताएंगे, ये सारी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। आगे जाके नेक्स्ट ये कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियां और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों में डिफरेंस क्या होता है। तो हियर वी आर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी मेकिंग करते हैं, मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशंस काम करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडवाइजरी का काम करते हैं, मैनेजमेंट जो है उन एडवाइजरी बेसिस पे जो भी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज बनाता है बोर्ड, उसको एग्जीक्यूट करता है। डायरेक्टर्स जो है वो का काम जो रिस्क मिटिगेट करना और उनकी मॉनिटरिंग है। मैनेजमेंट का काम उनको उस रिस्क मिटिगेशन के मॉनिटरिंग के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MISS बना के देना है, कि उनको फीडबैक दें कि जो वो उन्होंने पॉलिसी डिसीजन लिया है उसको वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसका जो आउटकम है वो क्या आ रहा है। तो दिस आर द मेन difference between the board of directors and the management. Then शुरू में मैंने आपसे जो बात करी थी कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उनकी कोई ना कोई एक असेसमेंट सेट होता है जिसकी बेस पे वो उन लोगों को चुनते हैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बिजनेस को रन कर सके। उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं कि फिट एंड प्रॉपर टेस्ट मींस कि वो बंदा जो इस मैयार पे पूरा उतरता हो कि वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सके। उसके लिए बेसिक्स क्या है? नंबर 1, उसकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और रेपुटेशन मार्केट के अंदर खराब ना हो, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, सॉल्वेंसी, इंटीग्रिटी हो, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट ना होता हो। कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट मींस कि ये ना हो कि जिस बिजनेस में आप उसको एज ए डायरेक्टर ला रहे हैं तो हो सकता है वो ऐसे बिजनेस सिमिलर आप खुद भी रन करता हो, या ऐसे ही किसी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर वो ऑलरेडी डायरेक्टर हो। तो इस किस्म की ये सारी चीजें होती हैं, वो आपको किसी भी पर्सन को अपने बोर्ड के ऊपर एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हुए ये फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैं कि आपको असेस करने पड़ते हैं कि इन सारी चीजों को बंदा पूरा उतरता है। गोइंग फॉरवर्ड मैंने जो बात करी थी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के हवाले से, जो हम शुरू से हमने जो बेसिक प्रिंसिपल हमने स्टैंडर्ड बोला था कि जी हमें डिस्क्लोजर भी जरूरी है, ठीक है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मतलब आप जब अपना कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके हवाले से क्या आपकी बिजनेस लाइन से आपके डिपॉजिट कितने हैं, आपके एडवांसेस कितने हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उन प्रॉफिट्स का बैकअप क्या है, इन सारी चीजों का एक रेगुलर सेट ऑफ गाइडलाइंस के तहत जो स्टेट बैंक बताता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के ऊपर आपको डिस्क्लोज करना होगा। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास कुछ रेगुलेशंस हैं, इसके अंदर हमारा कंपनी लॉ कंपनी एक्ट 2017 है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है और स्टेट बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के अपने रेगुलेशंस हैं, उसके तहत आपको वो चीजें कंप्लाई करना। प्रोसेस ये होता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर है वो किस तरीके से होगा। नॉर्मली बैंक्स में ये होता है कि जनवरी टू दिसंबर आपका एनुअल फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। उसके बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी होती है, इसके अंदर आप पूरा साल का अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से बोर्ड को अपडेट करते हैं। देन वो रिजल्ट्स, वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर के पास एज एन एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ले जाते हैं। इस पूरा प्रोसेस ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर इसको ऑडिट करते हैं
और उनकी रिपोर्ट के साथ ये पूरा आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स को प्लेस कर देते हैं, जिसकी बेस पे वो अपना फीडबैक देते हैं। और उसके साथ ही अगर आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो एक शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है जो उन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो वो शेयर होल्डर्स अप्रूव भी करते हैं अपनी मीटिंग के अंदर, जिसको नॉर्मली शायद आप लोगों को पता होगा जरूर कि स्टॉक डिविडेंड या कैश डिविडेंड का नाम दिया जाता है। तो ये वो सारी चीजें जो इनिशियली आप लोगों को एक बैंकिंग कंपनी ने उसका फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जरूरी करना होता है। देन हमने शुरू में बात करी थी कि बोर्ड जो है 7 लोगों का मिनिमम होता है, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक सेट ऑफ पीपल वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं चला सके। तो उसके लिए वो पहली कैटेगरी की ये करते हैं कि अपने में से जो डिफरेंट एक्सपर्टाइज किस्म के लोग होते हैं उनकी डिफरेंट कमिटीज फॉर्म कर देते हैं, और उन कमिटीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हुए वो आगे मैनेजमेंट को मजीद गाइड करते हैं कि उन्होंने बिजनेस कैसे रन करना है। अगेन जहाँ हमने बात करी थी शुरू में कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक आपके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक आपके पास डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो उस सारी चीजों को देखते हुए इन कमिटीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं, और उसमें किसी भी एक बंदे को या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को सारी अथॉरिटी नहीं दी जाती है। दिस पार्ट एंड पार्सल कि कोई एक बंदा अपनी मर्जी से सारे डिसीजन ना कर सके। ये सारे जो फैक्टर्स हमने शुरू में बात करी स्टैंडर्ड्स की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कि वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो, उसमें आपका डिस्क्लोजर्स भी हो, और मूविंग ऑन। जहाँ हमने बात करी थी बोर्ड कमिटीज की, उसमें एक मेजर बोर्ड कमेटी जो कहलाती है वो कहलाती है ऑडिट कमेटी। तो इसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है कि इस कमेटी का चेयरमैन जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। थोड़ा सा मैं डायरेक्टर्स का आपको बैकग्राउंड यहाँ पे दे दूं कि 3 किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं एक किसी भी बोर्ड के ऊपर। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है कि जो नॉर्मली बैंक के साथ ऐसे, किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड ऐसे होता है कि वो वहां से सैलरी ले रहा होता है या उनके डे टू डे ऑपरेशंस में रोल उसका कोई ना कोई आइडेंटिफाई होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका काम सिर्फ एडवाइजरी और डायरेक्शन देना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, लेकिन उसकी एक क्लास और बढ़ जाती है कि उसका उस कंपनी से डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कि उसके किसी बिजनेस से, उसके किसी स्पॉन्सर से। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक बाहर से एक आप ऐसा प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं बोर्ड के अंदर जो आपको इंडिपेंडेंट व्यू दे सके आपके बिजनेस के ऊपर, कि आपका ये फंक्शन बिजनेस कैसा कर रहा है, इसके कहाँ पर रिस्क हैं, कहाँ पे इसको आपने जो है कंट्रोल्स को मजीद स्ट्रेंथन करना है, विद अ प्रोविजो कि उसका अपना कोई इंटरेस्ट उस बिजनेस के प्रॉफिट से लेना देना नहीं होता। देन अगेन वही बात कि सारी कमिटीज जो है वो जिस तरह बोर्ड काम करता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या बैंक के डे टू डे ऑपरेशंस में टेक पार्ट नहीं करती हैं। उनका काम सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, डायरेक्शंस एंड एडवाइजरी का होता है। एंड द लास्ट वन के हमारा, जैसे मैंने अभी बीच में बात करी थी कि एक प्रोसेस के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बैंक जो है वो अपने शेयर होल्डर की तरफ लेके जाता है। उसमें यह है कि जहाँ मैंने बताया था कि जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनका ऑडिट होता है। देन एक बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसमें वो फाइनेंशियल अप्रूव करते हैं, और देन वो उसको आके रिकमेंड करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के लिए। तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स किस तरीके कार के तहत होंगी, इन रेगुलेशंस के तहत होंगी, वो भी पूरा सेट ऑफ रेगुलेशंस हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। उसके तहत वो मीटिंग्स होती हैं, क्वार्टरली होती हैं, एनुअली होती हैं। उनमें डिसीजन कौन ले सकता है, डायरेक्टर्स किस लेवल पे ले सकता है, वो सारी चीजें रेगुलेशन में डिफाइंड है। देन अगेन उसके एक और मिनट्स बनाए जाते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं और शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होते हैं कि उसको देख सकें कि इनकी जो मीटिंग में डिसीजंस हुए हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी भी रहे, उसकी एक डिस्क्लोजर भी रहे, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्वेश्चन भी कर सकें। अच्छा, कोशिश मेरी है कि मैंने काफी
आइटम्स को थोड़ा सा शायद आप लोगों को लगा काफी तेज भी चला, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और देन फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लूँ। तो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों की डेवलप कर पाया हूँ उसके लिहाज से हम आपको मजीद क्लैरिटी ला सकें कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी जितनी भी अब तक की मेरी कन्वर्सेशन है उससे आप लोगों ने इन सारी बातों से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके एसेंस में आपने क्या सीखा। तो बेसिक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इज अ गेम ऑफ डार्ट। डार्ट मीन्स डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। वही अगेन बात जो हमने जहाँ से अपनी ये स्टोरी शुरू करी थी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसके जो 4 मेन पिलर्स हैं वो डिस्क्लोजर है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ट्रांसपेरेंसी है। जितनी भी मैंने कन्वर्सेशन करी, जितना मैंने आपको मॉडल बताया, बैंक का मॉडल बताया एज अ टेम्पलेट, हमने बात करी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, हमने बात करी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, हमने बात करी बोर्ड ऑफ कमेटीज की कि वो किस तरीके से काम करते हैं, हमने बात ये करी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह बनते हैं, और हमने ये बात ये करी कि उसका फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कैसे बनता है। तो इन सारी चीजों में अगर आप देखें तो एक लिंक निकलेगा कि कोई चीजें आपको डिपिक्ट करती हैं कि आप उनका डिस्क्लोजर दे रहे हैं, कुछ चीजें आपको ये बता रहे हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है, कुछ चीजें आपकी ये बता रही हैं कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। देन फिर आप जब उसको पब्लिक करते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है। सो आखिर में अगेन अगर सिर्फ सिंपल आसान वर्ड में अगर मुझे समझना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ 4 वर्ड याद रखने हैं और बहुत आसान सा वर्ड है डार्ट। तो कोई भी मुझे कहे कि यार व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मैं ये कहूँगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ गेम ऑफ डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो आई होप सो कि मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप कर पाया हूँ इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के हवाले से। और नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर यू कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हुई है उसके हवाले से या सब्जेक्ट के हवाले से, आई एम अवेलेबल, आप लोग कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड वेरी गुड थिंग्स जो कि हमने सीखी हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। स्टूडेंट्स अगर कोई चीज़ आप एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं या कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, तो आप कर सकते हैं। माइक्स जो आपके हैं वो ऑलरेडी अनम्यूट ही हैं, आप कर लें इसको, उस पर कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अनम्यूट करें माइक एंड आस्क क्वेश्चन। मोहम्मद हमजा, आपने क्वेश्चन रेज किया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने सर मैंने पूछना ये था कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसका यानी कि बेसिकली मुझे थोड़ा सा उसका समझ नहीं है, और उसका यानी कि क्या बेसिकली रोल क्या है सर? ठीक है जी, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ कि हाउ ट्रांसपेरेंसी वर्क। नॉर्मली शायद आप लोगों के नजरों से गुजरा हो जो लोग न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप लोगों को कुछ चीजों का एनुअल जर्नल कभी आपने देखा होगा बैंक्स के, या बहुत सारा नॉर्मली जो हमारा अप्रैल का मंथ होता है उस मंथ में या मार्च एंड के मंथ में, तो न्यूज़पेपर के अंदर पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिश हुए होते हैं, जिसके अंदर पूरे बैंकिंग कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो, वो अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड जो भी उसके रेलिवेंट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है वो उसने पब्लिश करा होता है। अगेन उनकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, और अगर आप कंपनी से कांटेक्ट करें तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताए गए होते हैं, जिसकी बेस पे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि एक इन्वेस्टर या शेयर होल्डर का पैसा कितना लगा हुआ है, और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ हुआ है, और उसका रिटर्न क्या आ रहा है। मीन्स कि अगर कोई आपसे एज एन एडवांस पैसा ले रहा है बैंक, तो वो पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, उसका वो कंप्लीट डिस्क्लोजर देगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई हो, ठीक है, और वो आपको वो बता नहीं रहा, ठीक है, या उस इन्वेस्टमेंट पे जो डिस्क्लोजर देना है या उस इन्वेस्टमेंट से जो उसका रिटर्न आ रहा है उसका वो डिस्क्लोजर नहीं दे रहा, ठीक है। तो अगर आप लोगों की
अगर जितने भी लोग हैं, अगर जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से किसी ने अगर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हो या क्वार्टरली रिपोर्ट्स बैंक से लिस्टेड कंपनीज की देखी हो, तो उसमें एक पूरा उसको पढ़ने के बाद आपको पूरे बिजनेस का पता चल जाएगा कि ये बिजनेस काम कैसे कर रहा है, इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, इनका पैसा जा कहाँ रहा है, और जो इनका प्रॉफिट है वो अर्न किस बेस पे हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। नॉर्मल भी हम अगर अपना एक कोई बिजनेस करना चाहें तो नॉर्मली ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी मैं अपना कहीं ना कहीं से एक फंड्स अरेंज करूँ, उसमें मेरी अपनी कुछ सेविंग्स होंगी, कुछ मैं अपने दोस्तों से लूंगा, कुछ मैं मार्केट से भी ले सकता हूँ लोगों से। ठीक है, तो एक तो मैं किसी को अपना जो कैपिटल है उसका रिसोर्स नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ से रेस करूँ। ठीक है, देन मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकता, मैं मल्टीपल एवेन्यूज में उसको करूँ, मैं रियल एस्टेट में करूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज में इसको शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, या मैं इसको किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, अगेन मैं किसी को वो रिसोर्स नहीं बताऊंगा कि जहां मैंने वो अपना एवेन्यू नहीं बताऊंगा जहां मैंने वो अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ। देन फिर अगेन मेरी कुछ इनकम होगी उन सारी चीजों से, तो उस इनकम का भी मैं सिर्फ यही पोर्शन एक बताता हूँ कि भाई ठीक है, ये मेरी एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको मैंने मीट करने के लिए मेरे पैसे इस अकाउंट से आए थे, ऐसे आए थे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंसी ये कहती है कि भाई आपने ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन आपने छुपा के नहीं रखना कि आपने कोई डिसीजन ले लिया किसी भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हवाले से और आप मार्केट में नहीं बता रहे कि आप क्या करने वाले। लेट्स सपोज, अगर मैं कॉर्पोरेट एग्जांपल दूं कि आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपने कोई बिल्डिंग खरीदनी है अपने हेड ऑफिस के लिए, या आपने जो है कोई मजीद किसी और एवेन्यू के अंदर इन्वेस्ट करना है, या आपने आपकी कोई अपनी सब्सिडियरी कंपनी खोलनी है, तो ऐसा नहीं है बैंकिंग कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में कि आप उसको इनकॉर्पोरेशन करा लें, खोल लें बिजनेस और मार्केट में आप बताएं कि जी मेरा ये काम हो गया। तो इन सारी चीजों का डिस्क्लोजर के नाम को जो है वो ट्रांसपेरेंसी है। आई होप कि मैं शायद आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। यस सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है? अगर आप चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आपने वर्बली नहीं पूछना तो वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। सर आई गेस अभी तो मुझे कोई हैंड रेज नज़र नहीं आ रहा और कोई सवाल मैं चैट में भी नहीं देख पा रही, तो आई गेस हमें इसको अभी कंक्लूड करना चाहिए सेशन को। आप क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, और आप चाहें तो आपके जाहिर सी बात स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसी में से भी, जितनी मैंने अभी थोड़ा ब्रीफ करा है, तो ये नहीं पूछे तो आप पूछ लें लोगों से क्वेश्चन कि इन लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है, तो फिर देखेंगे लोगों कैसे क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट हैं, मैं उनसे स्टार्ट करती हूँ। ये तो बड़ा अच्छा आपने मुझे सजेस्ट किया है। अच्छा, महम मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। महम, अनम्यूट योर माइक और थोड़ा सा बात करें, मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई। देखें, जो हमने बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में हम नहीं देख रहे थे अपने सब्जेक्ट को, हम जनरली पढ़ रहे थे, तो जिस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस हमने देखी, जैसे सर ने एक क्विक नोट हमें एक बताया डार्ट के बारे में, दैट इज़ अ वेरी, कुछ चीज़ें बड़ी डिफरेंट एंड यूनिक थी जो हमने सीखी। तो अनम्यूट योर माइक एंड लेट अस नो कि क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपको कैसा लगा ये सेशन, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई सब्जेक्ट की? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट, आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड लेट मी नो कि क्या फीडबैक है आपका, कुछ कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो या कोई भी इशू। इरिज सिद्दीकी हैं। इरिज, आप अनम्यूट करें, आप बताएं। आदिल अंसारी हैं हमारे साथ। जी जी इरिज, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगी तो हम सुन पाएंगे आपको।
और माइक म्यूट हो गया दोबारा। जी जी, अब आ रही है आवाज। हेलो, आई गेस उनके माइक का कुछ इशू लग रहा है मुझे। हाँ जी, उनके माइक का कुछ इशू है। और कोई स्टूडेंट? माहम, मलिक, शोएब, मलिक आफ्ताब, जो स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और हमारे सेशन को भी स्टार्ट से सुन रहे हैं, तो इफ देयर इज एनी कमेंट, कुछ कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात अगर आप करना चाहें तो फील फ्री टू आस्क। कोई ऐसा कुछ आप कहेंगे तो कुछ होने नहीं वाला, तो शेयर समथिंग, शेयर अबाउट द सब्जेक्ट, कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट या कोई बात। जी समरा। सर अब्दुल वहाब, आप अनम्यूट करें माइक। अच्छा सोहेल खान, तो सोहेल माइक अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करके बताओ तो हमें पता चले। चलिए सर, हम इसको मैं इनके साथ इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर करती हूँ, उनके साथ जो नोट्स हैं वो भी शेयर हैं। आई थिंक क्लास में हम लोग जब इस पर बात करेंगे तो कोई इशू हुआ और कोई ऐसी पॉइंट हुआ तो आई डेफिनेटली गाइड देम। और लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मे बी समटाइम्स ऐसे होता है कि जब इस इंफॉर्मेशन आ रही होती है और सीनियर लेवल से आ रही होती है तो होती है ना, तो थोड़ा सा सिंक इन करने में और डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा दे टेक टाइम, तो मे बी शायद ये वजह हो सकती है। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली ये एज अ टीचर भी मैं कह सकती हूँ, और क्योंकि मैं इनको जानती भी हूँ, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी। ये बड़ा ही एक लकीली हमें एक आप जैसा रिसोर्स मिल गया, हमने आपसे बेनिफिट लिया, तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे या UIMS है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, आई रियली थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एंगेज विद पीपल एंड इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है जी, सो नाइस ऑफ यू, और मुझे फीडबैक जरूर बताइएगा। श्योर सर, बिल्कुल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।